नमस्कार। पिछली क्लास में बच्चों आपने देखा था कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक मैंने शुरू किया था उसके जो मेजर रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो 4-5 रूल्स थे जिनके बारे में चर्चा की थी। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट रूल। आगे वाला रूल समझाता हूं, देखना। सेंटेंस लिखना बच्चों। Many student, लिखते चलो, is weak in English. Many student is weak in English. दूसरा सेंटेंस, many a mango are rotten. तीसरा सेंटेंस, a number of Indian is going to abroad. Okay. Next sentence. The number of student have increased in our college. प्लीज लुक एट द बोर्ड। कृपया बोर्ड की तरफ देखें आप। पहला सेंटेंस बोला मैंने, मैनी स्टूडेंट इज वीक इन इंग्लिश, कई विद्यार्थी अंग्रेजी में कमजोर हैं। दूसरा सेंटेंस है मैनी ए मैंगो आर रोटन, इसका मतलब कई आम जो है वो सड़े हुए हैं। रोटन शब्द का मीनिंग होता है बच्चों सड़ा हुआ, और यह है एडजेक्टिव, विशेषण है। आगे देखना, ए नंबर ऑफ इंडियन इज गोइंग टू अब्रोड, बहुत सारे हिंदुस्तानी विदेश में जा रहे हैं। और अंतिम सेंटेंस है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव इंक्रीज्ड इन अवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में या हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों की तादाद या विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई। देखो बच्चों, ये 4 सेंटेंस जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अनुसार ये जो चारों के चारों सेंटेंसेस हैं, ये चारों के चारों सेंटेंसेस क्या हैं? रॉन्ग है, गलत है। ठीक है बच्चों, तो ट्राई टू स्पॉट द एरर, ट्राई टू फाइंड आउट द एरर। प्रत्येक वाक्य के अंदर जो एरर दी हुई है वो अपने को निकालनी है। देखो, सबसे पहले बच्चों आप जानते हैं कि मैनी क्या है? मैनी बच्चों एक डिटरमिनर है। क्या है? ध्यान से देखो, मैनी एक डिटरमिनर है, और मैनी एक ऐसा डिटरमिनर है कि इसके बाद जो नाउन आता है वह बच्चों हमेशा प्लूरल होता है। इसलिए स्टूडेंट में एस जोड़ करके प्लूरल बनाना पड़ेगा, मैनी स्टूडेंट्स, और इसके पश्चात बच्चों इज को काट के आपको आर में बदलना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं मैनी स्टूडेंट्स आर, पहले था मैनी स्टूडेंट इज, अब मैंने सेंटेंस को कर दिया मैनी स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश। ये जो इंग्लिश है बच्चों, इसमें इस ई को काट के इसे कैपिटल लेटर में, यानी इसको बड़ी ABCD में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश क्या है? किसी विषय का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, ये किसी विषय का नाम है, और जो विषय का नाम होता है दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन, वो बच्चों प्रॉपर नाउन या जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी श्रेणी में आता है। और आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन जो है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वो वाक्य के शुरू में आए, चाहे वो वाक्य के अंत में आए, या फिर वो वाक्य के बीच में आए, जहां भी आए द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर एंड नेवर इन स्मॉल लेटर। समझ में आ रही है? The first sentence is now grammatically correct. Many students are weak in English, यानी बहुत सारे विद्यार्थी अंग्रेजी में कमजोर हैं। पहला सेंटेंस समझ में आ गया। दूसरा देखना, अगर कोई वाक्य बच्चों मैनी ए या मैनी एन से शुरू होता है, अगर मान लो यहाँ एप्पल होता तो बच्चों यहाँ ए का प्रयोग थोड़ी होता, तब तो एन का प्रयोग होता। तो मैं समझाना चाहता हूं कि मैनी ए या मैनी एन एक ऐसा डिटरमिनर है कि उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर ही आ रहा है। यहां तक सही है। अब आप जानते हैं कि जब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब तो बच्चों वह होती है जिसके अंत में एस आता है।
नाउ योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। दूसरा वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से अभिशुद्ध हुआ है, मैनी ए मैंगो इज रोटन। मैनी ए मैंगो इज रोटन का मतलब कोई कोई आम सड़ा हुआ है। मैनी ए मैंगो इज रोटन, कोई कोई आम सड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखना आप, ए नंबर ऑफ इंडियन। आप जानते हैं ए नंबर ऑफ एक ऐसा डिटर्मिनर है कि उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा पीसीएन होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, इसलिए उसके अंत में एस जुड़ेगा। यहां तक का पार्ट शुद्ध हो गया है। ए नंबर ऑफ इंडियंस, ए नंबर ऑफ इंडियंस आप जानते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब को प्लूरल होना चाहिए, और जिस वर्ब के अंत में एस आ जाता है बच्चों को तो सिंगुलर होती है। प्लूरल बनाने के लिए आर करना पड़ेगा। ए नंबर ऑफ इंडियंस आर गोइंग टू अब्रोड। आपको बच्चों कई बार समझाया है, दोबारा फिर बताता हूं, इधर देखना। गो अब्रोड सही होता है, गो टू अब्रोड हमेशा गलत होता है। उसी तरीके से बच्चों गो होम सही होता है और गो टू होम हमेशा गलत होता है। डिब्बे में क्या बंद किया मैंने, देखना आप। गो एब्रोड बिल्कुल सही होता है, गो टू एब्रोड गलत होता है। उसी तरीके से गो होम सही होता है तथा गो टू होम हमेशा गलत होता है। बात समझ में आ रही है? तो आपका सेंटेंस है बच्चों, ए नंबर ऑफ इंडियंस, इज को काट के आर करना पड़ेगा, ए नंबर ऑफ इंडियंस आर गोइंग, और बच्चों बीच में जो टू आ रहा है इसको हटाना पड़ेगा। नाउ योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब आपका वाक्य व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हो गया है। सेंटेंस क्या है? ए नंबर ऑफ इंडियंस आर गोइंग अब्रोड। ए नंबर ऑफ इंडियंस आर गोइंग अब्रोड। अब्रोड का मतलब विदेश होता है, बहुत सारे हिंदुस्तानी विदेश जा रहे हैं, बहुत सारे भारतीय विदेश जा रहे हैं। इस तरीके से आपका तीसरा वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो गया है। और चौथा सेंटेंस बताता हूं बच्चों, द नंबर ऑफ स्टूडेंट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या होता है बच्चों, याद रखो ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है, याद रखो ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वह हमेशा प्लूरल होता है तथा उसके बाद आने वाली वर्ब जो है वो भी प्लूरल होती है। परंतु द नंबर ऑफ से अगर कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो द नंबर ऑफ के ठीक बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, परंतु उसके आगे जो वर्ब आती है वह वर्ब बच्चों सिंगुलर होती है। इसलिए सेंटेंस को करेक्शन करने का तरीका क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहला करेक्शन तो बच्चों ये करना पड़ेगा कि इसके अंत में एस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद सबसे पहला करेक्शन तो आपको यह करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट शब्द है बच्चों, इस स्टूडेंट शब्द के अंत में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? एस जोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? ऐसा बच्चों इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो हमेशा प्लूरल होता है, परंतु उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। और सिंगुलर वर्ब तो बच्चों वह होती है ना जिसके अंत में हमेशा या साधारणतः एस आता है। अब आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो गया है। नाउ योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो गया है। इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ के आपने क्या निष्कर्ष निकाला? रूल बच्चों दरअसल यह है, देखना बोर्ड की तरफ, मैनी, ये देखो, मैनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा? पीसीएन। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। और बच्चों इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा होगी पीवी। समझो, अगर कोई सेंटेंस मैनी से शुरू हो रहा है तो मैनी के ठीक बाद आने वाला जो नाउन है बच्चों वह तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पश्चात जो वर्ब आएगी वह हमेशा होगी पीवी माने प्लूरल वर्ब। पहली बात। दूसरी बात बच्चों यह है, मैनी ए, और कभी कभी इसके स्थान पर एन भी आता है। मैनी ए या मैनी एन के ठीक बाद आने वाला नाउन तो हमेशा एससीएन होगा। एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। और बच्चों उसके बाद जो वर्ब आएगी वह कैसी होगी? वह हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। आइए देखें, यह है बच्चों ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा होगा पीसीएन। बात को समझो, ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वह वर्ब भी हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। इसलिए आपको उस सेंटेंस को शुद्ध रूप में ये लिखना चाहिए। और बच्चों द नंबर ऑफ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो द नंबर ऑफ, इसमें एक विशेष बात है। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो बेशक पीसीएन ही होगा, परंतु इसके पश्चात जो वर्ब आएगी बच्चों वह हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। ये स्टार लगा के नीचे जो मैंने लिखा है ये इसका रूल है। आप लोगों ने सेंटेंसेस सारे उतार लिए होंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो आगे वाला नियम है वो मैंने समझाया कि मैनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, परंतु और उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वह भी हमेशा प्लूरल होती है। एक बार मैनी ए या मैनी एन के पश्चात आने वाला जो नाउन या जो सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन दोनों,
तो मेनी ए या मेनी एन के बाद नाउन ही आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा क्योंकि डिटरमिनर है। मेनी ए या मेनी एन के बाद आने वाला जो नाउन है वह हमेशा प्लूरल, वह हमेशा सिंगुलर होगा, और बच्चों उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वह भी हमेशा सिंगुलर ही होगी। तीसरी बात बताइए, नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वह तो हमेशा पीसीएन होगा, परंतु उसके पश्चात जो वर्ब आएगी वो कौन सी होगी, वो प्लूरल वर्ब होगी। और अंतिम देखो, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो हमेशा पीसीएन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, परंतु उसके पश्चात जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी। बात को हिंदी में समझो। देखो, मेनी स्टूडेंट्स आर वीक इन इंग्लिश, बहुत सारे विद्यार्थी अंग्रेजी में कमजोर हैं। मेनी ए मैंगो इज रोटन, कोई कोई आम सड़ा हुआ है। ए नंबर ऑफ इंडियंस आर गोइंग अब्रोड, अनेक हिंदुस्तानी या बहुत सारे भारतीय विदेश जा रहे हैं। और अंतिम वाक्य बच्चों, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज्ड इन आवर कॉलेज, का मतलब इस हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या या विद्यार्थियों की तादाद बढ़ गई है। तादाद या संख्या शब्द को बच्चों सिंगुलर माना जाता है, तादाद या संख्या शब्द को सिंगुलर माना जाता है। इस तरीके से ये नियम आपका क्लियर हो गया है। आगे वाला नियम समझाता हूं। सेंटेंस लिखो बच्चों। पहला सेंटेंस देखो, माधुरी विद हर हस्बैंड, माधुरी विद हर हस्बैंड हैव गॉन टू अमेरिका, माधुरी अपने पति के साथ अमेरिका चली गई है। पहला सेंटेंस, माधुरी विद हर हस्बैंड हैव गॉन टू अमेरिका, माधुरी अपने पति के साथ में अमेरिका चली गई है। पहला सेंटेंस देखो बच्चों। दूसरा, द प्रिंसिपल along with the students, along with the students, the principal along with the students, okay, have gone to शिमला, प्रिंसिपल विद्यार्थियों के साथ में शिमला चले गए हैं। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू शिमला, प्रिंसिपल विद्यार्थियों के साथ में शिमला चले गए हैं। आगे वाला सेंटेंस देखो बच्चों, सिल्वर एज वेल एज, सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैव फॉलन इन प्राइस, इन प्राइस। सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैव फॉलन इन प्राइस का मतलब यह हुआ कि चांदी, ठीक है, चांदी और साथ ही साथ जैसे इसमें दे रखा कॉटन और चांदी जो है, उन दोनों की जो कीमतें हैं उनमें क्या आ गई है, उनकी कीमतों में गिरावट आ गई है। कॉटन माने कपास होता है, ठीक है बच्चों। और आगे देखना आप, मिल्क बिसाइड्स vegetables, milk besides vegetables are good for health, are good for, please look at the board, कृपया बोर्ड की तरफ देखें और एक एक सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करें। पहला सेंटेंस है बच्चों, माधुरी विद हर हस्बैंड हैव गॉन टू अमेरिका, माधुरी अपने पति के साथ में अमेरिका चली गई है। दूसरा वाक्य, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू शिमला, प्रिंसिपल अपने विद्यार्थियों के साथ में शिमला चले गए हैं। और तीसरा वाक्य है बच्चों, सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैव फॉलन इन प्राइस, इसका मतलब यह हुआ कि सिल्वर तथा कॉटन या सिल्वर साथ ही साथ जो कॉटन है उसकी कीमतों के अंदर गिरावट आ गई है। मिल्क बिसाइड्स वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, इसका मतलब यह हुआ कि दूध और दूध के साथ साथ सब्जियां ये क्या है, स्वास्थ्य के लिए या सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो देखो बच्चों, सारे सेंटेंसेस जो इनमें व्याकरण की दृष्टि से कुछ गलतियां हैं वो अपने को निकालनी। माधुरी विद हर हस्बैंड, देखो बच्चों एक नाउन है, क्या है ये नाउन है। ये इधर क्या है, ये भी एक नाउन है। एक नियम मैंने आपको समझाया है कई बार, अगर दो नाउन को आप किसी प्रीपोजिशन की सहायता से जोड़ते हैं, इफ यू कनेक्ट टू नाउन्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रीपोजिशन, अगर आप दो नाउन्स को किसी प्रीपोजिशन की सहायता से जोड़ते हैं बच्चों, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसमें जो रियल सब्जेक्ट है वो पहला वाला माना जाता है। ये देखो आप, ये माधुरी,
और उसी के अनुसार वही इस बात को डिसाइड करता है कि उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। आपने ये देखा कि इस सेंटेंस के अंदर माधुरी और हर हस्बैंड दोनों को हमने विद प्रीपोजिशन से जोड़ा है, इसलिए ये रियल सब्जेक्ट माना जाएगा। और चूंकि माधुरी सिंगुलर है इसलिए बच्चों वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब तो वह होती है जो अपने बाद में साधारणतः एस लेके आती है। सेंटेंस क्लियर हो गया है? माधुरी विद हर हस्बैंड इज गोन टू अमेरिका, माधुरी अपने पति के साथ अमेरिका चली गई है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू शिमला। यहां बच्चों आपने देखा कि द प्रिंसिपल ये एक नाउन है, उसी तरीके से द स्टूडेंट्स ये दूसरा नाउन है, और बच्चों अलोंग विद एक प्रीपोजिशन है जिसकी सहायता से आपने क्या किया है, आपने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, और आपने देखा कि इसके अंदर जो पहला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल वो सिंगुलर है, इसलिए क्या होना चाहिए, इसलिए हेव के स्थान पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब तो बच्चों वह होती है जो साधारणतः अपने अंत में एस लेकर के आती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सिल्वर एज वेल एज कॉटन। आपने देखा बच्चों ये एज वेल एज है, एज वेल एज माना कि यह एक प्रीपोजिशन नहीं है, ये माना कि एज वेल एज एक प्रीपोजिशन नहीं है, ये तो एक कनेक्टिव है, परंतु एज वेल एज एक ऐसा कनेक्टिव है कि जब ये दो नाउन्स को जोड़ता है बच्चों तो उस सेंटेंस के ऊपर भी पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन वाला ये नियम लागू होता है। कौन सा नियम? कि जो पहला वाला नाउन होता है उसी को सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट माना जाता है, एंड इट इज दैट, इट इज ओनली दैट हु डिसाइड्स, और यही होता है जो इस बात को डिसाइड करता है कि इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वेदर दैट शुड बी सिंगुलर और प्लूरल, कि उसको सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। तो देखो बच्चों, एज वेल एज से जब आपने दोनों को जोड़ा तो आपने क्या देखा, ये एक नाउन, और आपने देखा ये भी एक नाउन। आपने देखा कि जो पहला वाला नाउन है वो सिल्वर है, और सिल्वर बच्चों कैसा नाउन है, कल की क्लास में समझा रहा था, सिल्वर एक मटेरियल नाउन है। सिल्वर माने चांदी होता है, चांदी एक मटेरियल नाउन, धातुवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा की श्रेणी में आती है। और कल की कक्षा में मैंने बताया कि मटेरियल नाउन का कभी बहुवचन नहीं बनता, मटेरियल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता, वह सदैव सिंगुलर होती है, एंड दैट्स व्हाई दैट शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। और यही कारण है कि उसके पश्चात हमेशा कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, या सिंगुलर वर्ब तो बच्चों वह होती है जो अपने बाद में साधारण एस लेके आती है। और अंतिम सेंटेंस देखना क्या लिखा है, मिल्क बिसाइड्स वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, यानी सेहत के लिए केवल दूध ही नहीं बल्कि सब्जियां साथ ही साथ दूध, या दूध साथ ही साथ सब्जियां जो है सेहत के लिए बड़ी लाभदायक होती है। तो आपने क्या देखा बच्चों, बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है। बिसाइड्स क्या है, बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है, इधर आ रहा एक नाउन, इधर भी आ रहा एक नाउन। जब आप दो नाउन को किसी प्रीपोजिशन की सहायता से जोड़ते हैं तो पहला वाला सब्जेक्ट सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट माना जाता है। और बच्चों यहाँ पर मिल्क जो है इस सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है। और आप ये भी समझ गए होंगे कि मिल्क एक मटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बन सकता, इसलिए इसके बाद आने वाली वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए। और आप जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब तो बच्चों वह होती है जो साधारणतः अपने अंत में क्या लेके आती है, साधारणतः अपने अंत में एस लेके आती है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो नियम मैंने आपको बताया, इस नियम का नाम है, देखो, पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन। ये नियम है बच्चों पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन। इस नियम के बारे में आप जरा सोचें कि क्या नियम है, कौन कौन सी बातें हैं जो इस नियम के अंतर्गत आती है। नियम को मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक लेने के पश्चात लिखूंगा। ओके बच्चों।
हाँ बच्चों, तो देखो आप ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए उनके अकॉर्डिंग हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं, और नियम को नाम दिया मैंने कौन सा, पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन। दिस रूल इज नोन एज पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। इस नियम को अंग्रेजी में पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। और नियम क्या है बच्चों, एक बार देखना। यह बच्चों एक नाउन है, देखो एक नाउन, यहां आ गया कोई प्रीपोजिशन, ओके, यहां पर आ गया बच्चों दूसरा नाउन, यहां पर आ गया एक फिर प्रीपोजिशन, और यहां पर आ गया एक दूसरा नाउन। बात को समझना, मैं समझाना चाहता हूं कि दो या दो से अधिक नाउन्स को जब दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है, प्रीपोजिशन, और कभी कभी बच्चों प्रीपोजिशन के अलावा एक शब्द और आता है, पता हो कौन सा है, वो है एज वेल एज, एज वेल एज, समझ गए। मैं समझाना चाहता हूं कि दो या दो से अधिक नाउन्स को अगर किसी प्रीपोजिशन या एज वेल एज की सहायता से कनेक्ट किया जाता है, when two or more nouns or pronouns, when two or more nouns or noun equivalents are connected with the help of a preposition or adverb, preposition या adverb की सहायता से जब आप दो या दो से अधिक नाउन्स को जोड़ते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में बच्चों जो वर्ब आती है वह हमेशा किसके अनुसार आती है, वह हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है, उस नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के अनुसार आती है जो प्रीपोजिशन के पहले यूज होता है। और अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रीपोजिशन आए हैं तो बच्चों नियम याद रहे, पहले प्रीपोजिशन के ठीक पहले, देखो बच्चों ये दूसरा प्रीपोजिशन, ये पहला प्रीपोजिशन, देखो ये पहला ये दूसरा, तो ये जो पहला प्रीपोजिशन है इसके ठीक पहले ये नाउन आ रहा है, और ये अगर सिंगुलर है यानी यही इस बात को डिसाइड करेगा कि इसके बाद आने वाली वर्ब को कैसा होना चाहिए। अगर बच्चों ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो वर्ब को कौन डिसाइड करता है, वर्ब को वह वाला नाउन या नाउन इक्विवेलेंट डिसाइड करता है जिसका प्रयोग प्रीपोजिशन या एडवर्ब से पहले हुआ है। और अगर किसी वाक्य में एक से ज्यादा प्रीपोजिशन आए हैं तो हमेशा याद रखो पहले प्रीपोजिशन के ठीक पहले जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो या तो नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा। पहले प्रीपोजिशन के ठीक पहले जिस शब्द का प्रयोग हुआ है यह देखना चाहिए कि वह कैसा है। वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, उसे उस सेंटेंस का पेरेंट वर्ड कहते हैं। और यही कारण है कि बच्चों ये क्या कहलाता है, ये इस प्रकार की जो बनावट है उसे आप अंग्रेजी में पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। ओके, आगे वाला नियम समझाता हूं, मिटाओ और बच्चों ऐसा करो, आगे वाला रूल लिखो, ये तो आपने उतार लिया होगा, ये सब जरूर लिख लेना, पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन, दिस इज द नेम ऑफ द रूल, ये इस रूल का नाम है। आगे देखो क्या समझाता हूं मैं आपको, सेंटेंस लिखो बच्चों। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, ध्यान सुनना, हमारे विद्यालय में बहुत बड़ा पुस्तकालय है, इंग्लिश बनाना क्या बनेगी, देयर आर ए बिग लाइब्रेरी, देयर आर ए बिग लाइब्रेरी इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ओके, दूसरा सेंटेंस, देयर इज नो रोड लाइट्स, देयर इज नो रोड लाइट्स इन आवर कॉलोनी, इन आवर कॉलोनी, इसका मतलब ये हुआ हमारी कॉलोनी के अंदर कोई रोड लाइट्स नहीं है। प्लीज लुक एट द बोर्ड, कृपया बोर्ड की तरफ देखें और दोनों सेंटेंसेस की जो एरर है वो पकड़ने की कोशिश करें। देखो बच्चों, जो सेंटेंस देयर से शुरू होता है उसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है और वह सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट का काम करता है। डमी सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होता है बच्चों जिसका वाक्य की वर्ब को डिसाइड करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। डमी सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होता है जिसका वाक्य की वर्ब को डिसाइड करने में कोई योगदान नहीं होता। ओके, देयर है और उसके बाद में आ रहा बच्चों ए बिग लाइब्रेरी, ये भी एक सब्जेक्ट है और ये इस सेंटेंस का क्या माना जाएगा, यह इस सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट माना जाएगा। होता क्या है बच्चों, आपको इस जगह खालिस्तान दिया जाता है, परीक्षा के अंदर ये जब प्रश्न आता है तो इस तरीके से आता है कि देयर के ठीक बाद में आपको ब्लैंक दिया जाता है, ब्लैंक, और आपसे कहा जाता है प्लीज फिल अप द सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्लैंक। ब्लैंक के अंदर जो वर्ब की सूटेबल फॉर्म है या क्रिया का सही रूप है वो आपको बचना चाहिए। आपने क्या देखा बच्चों,
देयर आर ए बिग लाइब्रेरी इन अवर स्कूल। आप देख रहे हैं कि ये जो रियल सब्जेक्ट है ए बिग लाइब्रेरी, ये तो सिंगुलर है ना। अगर ये सिंगुलर है तो बच्चों वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब तो वह होती है जो साधारणतः अपने अंत में एस लेके आती है। अब आपका वाक्य शुद्ध हुआ क्या? देयर इज अ बिग लाइब्रेरी इन अवर स्कूल। हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। देयर इज अ बिग लाइब्रेरी इन अवर स्कूल। हमारे स्कूल के अंदर, हमारे विद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। नेक्स्ट देखना आप, देयर इज नो रोड लाइट्स इन अवर कॉलोनी। बच्चों आप देखेंगे कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये तो कौन सा है? ये तो डमी सब्जेक्ट है। फिर रियल सब्जेक्ट कौन सा है? नो रोड लाइट्स। ये बच्चों रियल सब्जेक्ट है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो रियल सब्जेक्ट है उसके अंत में एस आ रहा है। मैंने कई बार समझाया, अगर सब्जेक्ट में एस आ रहा है तो साधारणतः वर्ब में नहीं आता, और अगर वर्ब में एस आ रहा है तो साधारणतः सब्जेक्ट में नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट के अंत में जब आप एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। लेकिन बच्चों जब वर्ब के अंत में एस जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर बनती है। याद है वो नियम? तो आपने क्या देखा कि रियल सब्जेक्ट नो रोड लाइट्स प्लूरल है, इसलिए बच्चों वर्ब को प्लूरल होना चाहिए, और इज के अंत में एस आ रहा है। जिस वर्ब के अंत में एस आता है वो तो सिंगुलर होती है, इसलिए ये गलत है। शुद्ध करने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? आर कटना पड़ेगा। आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो गया है। देयर आर नो रोड लाइट्स इन अवर कॉलोनी। हमारी कॉलोनी में कोई रोड लाइट्स नहीं है। नियम बच्चों ये है, अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है, देखो नियम क्या है, अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है, ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं कि देयर के ठीक बाद में किसका प्रयोग होता है? वर्ब का प्रयोग होता है। देखो अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी बच्चों, वो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, इसको देयर डिसाइड नहीं करता है। इसको देयर डिसाइड नहीं करता है, अपितु इसको तो रियल सब्जेक्ट डिसाइड करता है। और रियल सब्जेक्ट का स्थान हमेशा वर्ब के बाद होता है। ऐसे वाक्यों में, वैसे साधारण वाक्यों में क्या होता है कि वर्ब का स्थान हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है, पर यह सेंटेंस ऐसा है कि इसमें जो रियल सब्जेक्ट है उसका स्थान हमेशा वर्ब के बाद होता है, यानी वर्ब उसके पहले आती है परंतु उसी के अनुसार आती है, यानी बाद वाले के अनुसार आती है। और आगे बच्चों एक जो नियम है वो है आरपी। आरपी जो नियम है, आरपी की फुल फॉर्म होती है, राजस्थान पुलिस बिल्कुल नहीं होती, और मेरी जो ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। देखो बच्चों, आरपी लिखना है। आरपी का मतलब लिखोगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, ये कितने होते हैं? हु, विच, दैट। देखो 3 रिलेटिव प्रोनाउंस आर देयर, हु, विच और दैट। क्या पोजीशन रहती है इनकी? हु का मतलब होता है बच्चों जो या जो की, ठीक है, और विच का मतलब भी यही होता है, और दैट का मतलब भी यही होता है। बात सिर्फ यह है कि हु का प्रयोग तो हमेशा मनुष्यों के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। विच का प्रयोग हमेशा निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव तथा जानवरों यानी नॉन लिविंग्स एंड एनिमल्स, नॉन लिविंग्स एंड एनिमल्स के लिए किया जाता है, और दैट का प्रयोग फॉर बोथ, सबके लिए किया जाता है। दैट की एक खास बात यह है बच्चों, अगर सेंटेंस में आ रही है सुपरलेटिव डिग्री, ध्यान से सुनना, अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य में जो या जो की के अर्थ की अभिव्यंजना करने के लिए हु विच का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर दिया हुआ है हु विच तो बच्चों से काट के शुद्ध करने के लिए दैट में बदल देना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको जो एग्जांपल्स लेकर के बात को सिद्ध करता हूं, देखो, इट इज यू, इट इज यू विच हैज डन दिस मिसचीफ। देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ सेंटेंस को अच्छे समझो। मिसचीफ का मतलब शैतानी होता है। इट इज यू विच हैज डन दिस मिसचीफ, ये तुम ही हो जिसने ये शैतानी की है, यह तुम ही हो जिसने ये शैतानी की है। ये सेंटेंस बच्चों आपको दिया गया है, और इस सेंटेंस को देखो आप कैसे शुद्ध करते हो। पहली बात तो बच्चों आप देख रहे हैं इट इज यू, ये तो मनुष्य है, और आप तो जानते हैं कि मनुष्य के लिए तो हमेशा हु का प्रयोग होता है, इसलिए पहले तो इसको काट के हु करना पड़ेगा, पहला करेक्शन। दूसरी बात बच्चों, हु के ठीक पहले कौन आ रहा है बताओ? हु के ठीक पहले आ रहा है यू। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है बच्चों कि जो वर्ब आती है वो हु, विच और दैट के अनुसार
अनुसार नहीं आती है, अपितु हु, विच और दैट के ठीक पहले जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है वह उसका एंटीसीडेंट कहलाता है। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्व पद, और ये बच्चों एंटीसीडेंट ही होता है जो इस बात को डिसाइड करता है कि उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं कि इट इज यू हु, अब हु के ठीक पहले यू आ रहा है, और आप जानते हो बच्चों यू को तो प्लूरल माना गया है, वो नियम याद करो, आई तथा यू को अंग्रेजी में बहुवचन माना जाता है। अपवाद सिर्फ यह है कि आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग किया जाता है तथा पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग किया जाता है। अगर इन दोनों अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आई तथा यू को अंग्रेजी में प्लूरल माना जाता है। यू तो प्लूरल है, यू ऑलवेज प्लूरल, यू तो हमेशा प्लूरल होता है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और आपको पता है हेज के अंत में एस आ रहा है, और जिस वर्ब के अंत में एस आता है वह साधारणतः सिंगुलर होती है, इसलिए इस सेंटेंस को शुद्ध करने के लिए हेव करना पड़ेगा। अब आपको आपका वाक्य शुद्ध हो गया, यू हु हैव डन दिस मिस्चीफ, ये तुम ही हो जिसने ये नादानी की है, ये तुम ही हो जिसने ये शैतानी की है। ओके बच्चों, आइए वाला सेंटेंस देखो, एक और सेंटेंस देता हूं, द बुक्स, देखो द बुक्स हु इज kept, the book who is kept on the table, table is my, सेंटेंस देखो बोर्ड की तरफ, there are so many errors in this sentence, इस वाक्य में बच्चों बहुत सारी एरर्स है, बहुत सारी गलतियां हैं, वो आपको निकालनी है। देखो द बुक्स हु इज केप्ट ऑन द टेबल इज माई, यानी टेबल के ऊपर या मेज के ऊपर जो किताबें पड़ी है वो मेरी है। मैं करेक्शन समझाता हूं आपको, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो बच्चों, आपने लिखा द बुक्स, तो इसके बाद में हु नहीं आ सकता, क्योंकि आप जानते हो कि बुक्स तो क्या है, निर्जीव है, और मैंने बताया कि निर्जीव के लिए हु का प्रयोग नहीं होता, निर्जीव के लिए तो बच्चों विच का प्रयोग होता है। तो आप क्या करोगे, द बुक्स, पहला करेक्शन आपने हु को काट के विच किया, और विच के ठीक पहले आ रहा बुक्स, और बुक्स तो बच्चों प्लूरल है, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो वर्ब को प्लूरल होना चाहिए, लेकिन बच्चों इज के अंत में तो ऐसा आ रहा है, और जिन वर्ब्स के अंत में ऐसा आता है तो साधारणतः सिंगुलर होती है, इसलिए इज को काट के क्या करना पड़ेगा, इज को काट के आर करना पड़ेगा। दूसरा करेक्शन हो गया, ऑन द टेबल द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द टेबल। अब बच्चों जब यहां आपने आर किया तो आपको यहां भी आर करना पड़ेगा, और ये माई गलत है बच्चों, क्योंकि माई कभी अकेला नहीं आता। ध्यान सुनो, आई का पॉजिटिव माई होता, माई कभी अकेला नहीं आता। माई बुक, इंडिया इज माई नहीं, इंडिया इज माई कंट्री, माई के बाद में कंट्री बोलना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं आपको कहता हूं ऑल इंडियंस आर माई, गलत, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहना पड़ेगा। पॉजिटिव जो है वो हमेशा अकेला नहीं आता, ठीक है, उसके बाद नाउन आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस माई को काट के इसके स्थान पर आपको माइन प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। अब आपका वाक्य शुद्ध देखो बच्चों, सेंटेंस क्या है, द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द टेबल आर माइन, द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द टेबल आर माइन, यानी मेज के ऊपर जो पुस्तकें पड़ी है वो पुस्तकें किसकी है, वो पुस्तकें मेरी है। आगे वाला सेंटेंस देखो, बहुत प्यारा सेंटेंस है, मैं लिखवाता हूं आपको, हिंदी में समझो बच्चों। एक सेंटेंस दे रहा हूं, जीजाबाई उन महानतम माताओं में से एक थी जो कभी इस धरती के ऊपर जन्मी थी या अवतीर्ण हुई थी। जीजाबाई उन महानतम जननियों या उन महानतम माताओं में से एक थी जो कभी इस धरती के ऊपर जन्मी थी। मैं सेंटेंस बोल रहा हूं पर आपको इंग्लिश में लिखना, बच्चों लिखो, जीजाबाई, जीजाबाई was one of the best mother, Jijabai was one of the best mother who has ever lived, who has ever lived। सेंटेंस देखो क्या है, जीजाबाई वाज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स हु हैज एवर लिव्ड का मतलब जीजाबाई उन महानतम माताओं में से एक थी जो कभी इस धरती के ऊपर अवतीर्ण हुई थी। करेक्शन समझाता हूं बच्चों, जीजाबाई वाज वन ऑफ द, पहला नियम तो बच्चों यह है कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए मदर में एस जोड़ना पड़ेगा। नियम बना लो, वन ऑफ द के बाद में, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, परंतु उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, परंतु अगर उसके ठीक बाद नाउन आ रही है तो सिंगुलर होगी। यहां सिंगुलर नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि इस जगह वर्ब आई नहीं रही है, वन ऑफ के ठीक बाद में कोई वर्ब नहीं आ रही है,
वन ऑफ के ठीक बाद में कोई वर्ब नहीं आ रही है। वन ऑफ के ठीक बाद अगर किसी वर्ब का प्रयोग हुआ है, वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, और अगर उसके ठीक बाद में कोई वर्ब आ रही है तो वो सिंगुलर होगी। परंतु यहां जो है उसके ठीक बाद में नहीं आ रही है, उसके ठीक बाद में तो हु आ रहा है। देखो जीजा भाई वाज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, यहां हु को काट के किस में बदलना पड़ेगा? आपने देखा बच्चों बेस्ट क्या है? बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो मदर्स मनुष्य है और मनुष्य के लिए हु का बेशक प्रयोग होता है। मदर्स मनुष्य है और मनुष्यों के लिए बेशक हु का प्रयोग होता है, परंतु बच्चों यहां सुपरलेटिव डिग्री आ गई, और जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हु विच दोनों का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करना चाहिए? दैट का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात बच्चों आप ये भी समझें कि दैट के ठीक पहले क्या आ रहा है? मदर्स। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और दैट के ठीक पहले क्या आ रहा है? दैट के ठीक पहले मदर्स आ रहा है। दैट के ठीक पहले कौन आ रहा है? मदर्स, और मदर्स तो बच्चों प्लूरल है। तो आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है। अगर वह प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये प्लूरल है तो बच्चों यहाँ वर्ब को प्लूरल होना चाहिए, लेकिन हेज के अंत में एस आ गया इसलिए तो सिंगुलर है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? यहाँ हेज को काट के करना पड़ेगा और अब आपका वाक्य शुद्ध बन गया। क्या सेंटेंस है? जीजाबाई वाज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स हु हैव एवर लिव्ड। जीजाबाई वाज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स हु हैव एवर लिव्ड, यानी जीजाबाई उन महानतम माताओं में से एक थी जो कभी इस धरती के ऊपर जन्मी थी। नियम क्या है बच्चों? नियम समझाता हूं अभी। नियम बच्चों ये बन गया कि अगर किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से सुनो, अगर किसी भी सेंटेंस में हु, विच या दैट का प्रयोग आरपी की तरह हुआ है, किसकी तरह हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है। वैसे तो आप जानते हो हु का मतलब कौन होता है। अगर हु का मतलब कौन होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता बच्चों, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। विच का मतलब कौन सा होता है, और जब विच का प्रयोग आपने कौन सा के अर्थ में किया है तब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, अपितु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो मैं समझाना चाहता हूं हु, विच और दैट का प्रयोग जब रिलेटिव प्रोनाउन के अर्थ में होता है कि तो बच्चों इसका मीनिंग होता है जो या जो की। पहली बात। दूसरी बात आपको समझाई जा चुकी है कि हु का प्रयोग हमेशा किसके लिए? मनुष्यों के लिए। ठीक है, ओके। विच का प्रयोग बच्चों निर्जीव या जानवरों के लिए, ये चीज आपको समझाई जा चुकी है। और दैट का प्रयोग होता है बच्चों फॉर बोथ, यानी निर्जीव वस्तुओं जानवरों सबके लिए होता है। ठीक है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी है, अगर सेंटेंस में एस डी का प्रयोग हुआ है तो बच्चों दैट ही आएगा। ठीक है, और क्या नहीं आएगा? हु और विच नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई है? अच्छा बच्चों ये भी देखें आप कि अगर किसी सेंटेंस में हु, विच या दैट आ रहा है, बात को समझना, तो बच्चों क्या होता है? इसके ठीक पहले जो नाउन आएगी, इसके ठीक पहले जो नाउन आएगी, प्रोनाउन भी हो सकता है वो, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो बच्चों, ये स्पेलिंग गलत हो गई ना मुझसे, प्रोनाउन, ये बच्चों इसका एंटीसीडेंट कहलाएगा। ये इसका एंटीसीडेंट कहलाएगा, और इसके बाद जो वर्ब आएगी बच्चों वो इसके अनुसार आएगी। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। बात समझ में आ गई है? अगर किसी सेंटेंस में हु, विच, दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया गया है, अगर किसी सेंटेंस में हु, विच, दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया गया है, तो आप बच्चों ने समझें कि उसका मीनिंग हमेशा क्या होता है? हु, विच, दैट का मीनिंग ऐसे वाक्यों में जो या जो की होता है। हु का प्रयोग मनुष्यों के लिए किया जाता है, विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं तथा जानवरों के लिए किया जाता है, दैट का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है। और बच्चों आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो हु और विच दोनों का प्रयोग गलत माना जाएगा। ऐसे वाक्यों में आपको सदैव दैट का प्रयोग करना चाहिए। और अंतिम बात आपको यह बताई गई है कि ऐसे वाक्यों में हु, विच या दैट के ठीक पहले जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है वह इनका एंटीसीडेंट कहलाएगा, और जो वर्ब आएगी वो बच्चों एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। अर्थात अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ओके बच्चों, बाकी बात आपसे कल होगी। आज की बात यही सब। नमस्कार।